संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय विजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आशा पब्लिकेशन जो एसके झा सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट लाया गया है बुक का, उसका मैं छठा वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों, इसमें 16 प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हमारा जो अपलोड किया हुआ है वो छठा वीडियो है। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, आप लोग का ये शिकायत है। कारण है दोस्तों, हमारे घर में लगातार घटनाक्रम घटता गया, इस कारण से मैं आप लोग के बीच वीडियो नहीं ला सका। इसके लिए दिल से सॉरी, और मैं अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू वीडियो दूं और आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। दोस्तों, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके का जो भी प्रश्न है वो केवल हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, इनमें से जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता, मतलब किसके मिश्रण से जर्मन सिल्वर नहीं बनते हैं? तो देखिए, जर्मन सिल्वर है जो किसके मिश्रण, जर्मन सिल्वर में क्या मिश्रित नहीं होती है? तो उसमें से सिल्वर मिश्रित नहीं होती है जर्मन सिल्वर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, कॉपर कितना परसेंट? तो 60% कॉपर होता है जर्मन सिल्वर में। ठीक है, 20% निकेल होता है जर्मन सिल्वर में, और 20% जिंक होता है जर्मन सिल्वर में। ये मिला करके आपका जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर किससे बनाते हैं? कॉपर, निकेल और जिंक के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनाई जाती है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर इसमें मिला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सेकंड प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय 3 नंबर प्रश्न में, प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? एकजुटता के और किन के साथ? फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो इस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग 29 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार हैं। नई योजना लाई गई थी, तो इस योजना में 3 प्रकार की ऋण का देने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। उसमें से एक था शिशु ऋण योजना, किशोर और तरुण। तो वो किन योजनाओं के अंतर्गत लाया गया था? 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर मेरा क्या होगा? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की योजना लाई गई थी। पूरा नाम क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसी में शिशु, किशोर और तरुण का व्यवस्था था। देखिए, इस योजना में जो शिशु ऋण योजना था, उसमें से 0 से 50,000 रुपए तक आप ले सकते थे ऋण उधार सरकार से, और तरुण योजना में, किशोर योजना में आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक उधार ले सकते हैं। 50,000 से अधिक और 5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं? किशोरा योजना में ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तरुण योजना में 5 लाख से अधिक और कितना? 10 लाख से, यानी 10 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं तरुण योजना में। तो ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आता है, और इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी मुद्रा योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 4 से 5 नंबर प्रश्न में। 5 में दिया गया है मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? देखो, मेसोपोटामिया का अभिप्राय होता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जो दजला फरात, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है? तो दजला फरात नदियों के बीच में बसा हुआ है मेसोपोटामिया। तो उनके बीच की उपजाऊ को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहा जाता है। और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग द्वाब कहते हैं दोस्तों, द्वाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है, इसमें है इधर तो जीके और रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ है। 9 नंबर प्रश्न में आपको जीके मिलेगा। इसमें दिया गया है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष कहाँ से मिला है? ये 4 ऑप्शन है। कहाँ है रोमन वासी भारत में आकर एक बस्ती के रूप में बस गए थे? उस स्थान का नाम क्या है? तो वह स्थान है अरिक्केमेंडू। अरिक्केमेंडू नामक स्थान पर रोमन बस्तियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और वह कोरोमंडल तट पर पांडिचेरी के पास मिलता है। कोरोमंडल तट जो है पांडिचेरी के पास मिलता है। कोरोमंडल तट, केरल तट नहीं, कोरोमंडल तट जो आपको उत्तरी क्या बोलेंगे, पूरब की ओर जो है कोरोमंडल तट, तो उस क्षेत्र में पांडिचेरी है, वहां पर आपको यह बस्ती
अवशेष के रूप में प्राप्त होगा, रोमन बस्तियों के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के बीच क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। ठीक है, 2 राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो उच्चतम न्यायालय के कौन सा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय के कौन सा क्षेत्राधिकार? उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, मौलिक उच्चतम न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार क्या क्या है? जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है? वो कुछ 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं उच्चतम न्यायालय में। एक है मौलिक न्यायाधिकार, अपील न्यायिक क्षेत्र और सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो जो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है वह उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे तो चलते हैं दोस्तों, ये तो आपको रीजनिंग मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग रीजनिंग है, ये भी आपको मैथ मिलेगा। हम लोग देखते हैं, केवल जीके देखेंगे दोस्तों बस। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को, ये प्रश्न कुछ समझिए, रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? जैविक सिस्टम में कौन सा तत्व है जो उत्तरदायी है, जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो वह कौन सा तत्व है? तो जैविक क्रिया में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने वाला तत्व एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है दोस्तों। इसके बने होते हैं एंजाइम, प्रोटीन के बने होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्या एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पूछते हैं। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये किसने जीता है? पंजाब में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ये काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है, जरूर आप इससे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं। इसमें हुमायूं का मकबरा, देखिए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है, कौन नहीं है? तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। हमसे पूछा नहीं है तो दिल्ली में कौन नहीं है? बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। यह आगरा में पड़ता है दोस्तों, आगरा के फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाजा। और इसको बनवाया कौन था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। और कब बनवाए थे अकबर ने? तो गुजरात जब विजय किए थे अकबर ने तब यह बनाए थे बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बुलंद दरवाजा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ये भी खासियत है, जो आगरा में बुलंद दरवाजा है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ये भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप लोग तैयार रहिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन है? तो बुलंद दरवाजा है। अब बुलंद दरवाजा को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? जीत का द्वार कहा जाता है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को हम लोग क्या कहते हैं? जीत का द्वार। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है दोस्तों। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की पहल पर बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा कब बना था? 1565 में इसे बनाया गया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित एक युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट है क्या? तो वह एक युद्ध स्मारक है। यहाँ पर सैनिकों का स्मारक के रूप में बैठाया गया है। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन किया था इंडिया गेट का, वो कौन है डिज़ाइन करता? तो वो डिज़ाइन करते हैं एडविन लुटियंस हैं, इंडिया गेट का डिज़ाइन करता। और इंडिया गेट जो कौन से सैनिक का युद्ध स्मारक है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इसे इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था, अब इसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, अलाई दरवाजा दिल्ली में है। जो और अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाई दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया है। ठीक है, तो सबका बता दिया मैंने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न में। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ हुआ है? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये करेंट प्रश्न है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केरल में हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। ये सेट थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, तो करेंट थोड़ा पुराना ही मिलेगा आपको इसमें। 19वां प्रश्न में, निम्न आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया था? तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार शामिल किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को शामिल किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब तक था? तो 1961 से लेकर के 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखें तो आपको 1951 से लेकर 56 तक
1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक था दूसरी पंचवर्षीय योजना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो आपको 1974 से लेकर 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या था? 1974 से 1978 तक। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो थीम था वो गरीबी उन्मूलन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि का विकास था, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर विशेष बल दिया गया था दूसरी में, और पांचवी में गरीबी उन्मूलन था। तो हमसे पूछा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किसमें था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 21 नंबर प्रश्न में, खाली स्थान। 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो कौन सी लिपि के बारे में बताया गया है? 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है वो। उस लिपि को क्या कहते हैं? उस लिपि को क्या नाम है? उस लिपि का नाम है भारती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। भारतीय 9 भारतीय भाषाओं का एकीकृत लिपि है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 22 में तो मैथ है, आगे लेते हैं हम लोग। आगे है 25 में जिक्र है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है। नदी पहाड़ों से उतर रही है और मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है तो मुड़दार भागों में बहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस आकार को क्या कहते हैं? जब नदी मुड़दार भागों में बहती है तो उस आकार को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। उस आकार को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग। नदी क्या होती है? मैदानी भागों में उतरती है तो वो नहीं होती है, विसर्ग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, विसर्ग। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है, आगे है, निम्नलिखित त्योहारों में से इसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किसका अर्थ है? कौन सा त्योहार का? तो इसमें 4 त्योहार दिए हुए हैं दोस्तों। कौन से त्योहार में होता है? तो लाई हरोवा त्योहार है, इसमें मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, लाई हरोवा। लाई हरोवा त्योहार है, मिताई जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, समान पारंपरिक देवताओं को उमंग लाई को खुश करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाई हरोवा त्योहार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, और यह त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। पूरे मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोवा त्योहार। अभी मणिपुर है जो काफी सेंसिटिव जगह बना हुआ है दोस्तों, और इसमें से मिताई जनजाति के लोग काफी प्रचलित हैं अभी। तो इसलिए आप लोग मिताई जनजाति के बारे में यदि प्रश्न में पूछा जाए कि कहाँ के जनजाति लोग हैं, कहाँ के लोग हैं मिताई, तो मिताई जनजाति हैं जो आपको मणिपुर के लोग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, और ये लाई हरोबा जो आपको त्योहार है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न, इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर, बेवर की इकाई है। बेवर किसकी इकाई है? ठीक है, तो बेवर है चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। इसकी चुंबकीय प्रवाह की इकाई बेवर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई बेवर है। यदि हम देखें इसमें नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि बंदर सेरी बेगावान किसकी राजधानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बंदर सेरी बेगावान किसका राजधानी है? तो ब्रुनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगावान है। ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद प्रश्न है, नेक्स्ट में प्रश्न क्या है? केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष को किसने खोजा है? उत्माता अंतरिक्ष को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को देखो, बार्थोलोमियो डियाज थे जो बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप को खोज किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे बार्थोलोमियो डियाज। ये जो थे पुर्तगाल का रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। कुछ कूट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है वो हमें चुनना है। कहा जा रहा है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वासन पर व्यापकत यानी लैप्स हो जाएगी। 17वासन पर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा यदि कोई विधेयक 17वासन हो जाता है लोकसभा का, तो क्या जो विधेयक लंबित है वो लैप्स हो जाएगी? ये लैप्स हो जाएगी। क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमसे पूछा कौन सही है। ठीक है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। हाँ, व्यापगत नहीं होगा, ये सही है।
तो ऑप्शन नंबर कथन 2 सही है, कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्व सरकार की चिंता नहीं है? तो स्थानीय स्व सरकार की चिंता कौन सा कार्य नहीं है? यह है स्थानीय स्वशासन की पुलिस अधिनियम की धारा लोक व्यवस्था का रख रखाव है, जो क्या है, स्थानीय स्व सरकार की चिंता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का कारक क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। खसरा रोग विषाणु से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इन्फेक्शन है, खसरा क्या है, इन्फेक्शन है, वायरल है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जीवाणु नहीं विषाणु से होने वाली बीमारी है खसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। यह एक संक्रमित बीमारी है। नेक्स्ट करते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द विषम शब्द चुनिए। ये भी आपको जीके लेकिन आप पढ़ लिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रिकेट है, कैरम है, टेनिस, टेबल टेनिस है और शतरंज है। तो देखिए ये इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए कि क्रिकेट है जो आउटडोर गेम है और टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम ये दोनों इंडोर गेम है, इस वजह से ये आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे दिया गया है 41 नंबर प्रश्न में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय अधिनियम के समय जो वायसराय थे उनका नाम कौन क्या था? तो वायसराय कैनिंग थे 1861 में। 1861 में वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग को वायसराय बनाया गया था 1861 में। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था उस समय भारत के वायसराय कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज पूरा डिटेल नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, मैं धीरे धीरे फिर अपने ही रिदम में आ जाऊंगा पढ़ाने का, और थोड़ा घर में घटनाक्रम हो जाने के कारण मैं लगातार घटनाक्रम होने के कारण मैं आप लोग से दूर रहा दोस्तों। इसके लिए फिर से मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों ग्रुप में। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे अंदर उतना ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और मैं आप लोग के लिए वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँगा दोस्तों। और यदि आप जीके का वीडियो पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, इतिहास का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको इतिहास का अलग अलग, तीनों इतिहास का अलग अलग जीके का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्म क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो स्पर्म है, उसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सॉरी स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो बीजों का। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी अक्रिय गैस को यौगिक बना सकती है? ठीक है, तो अक्रिय गैस है, ये चारों अक्रिय गैस हैं, इसमें से कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है? ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे आंसर हमारा होगा जिनॉन। जिनॉन एक भौतिक तत्व है, यह एक अक्रिय तत्व है और इसका स्थान 18वां वर्ग है। जो अक्रिय तत्व है किसमें? 18वें वर्ग का समूह है। ठीक है, और तो जेनॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है ये रीजनिंग है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जहाँ जीके रहेगा वही हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, फोर्टी 47 में यदि हम देखें, रामया अपनी, ये भी आपको मैथ रीजनिंग है आपके लिए, वो 47 भी। 49 देखते हैं, घरेलू प्रशीतक में आमतौर पर कौन सा प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है? घरेलू प्रशीतक में कौन सा प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर? ये आपको जीके है। तो घरेलू प्रशीतक में हम लोग आमतौर पर अमोनियम प्रशीतक का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अमोनियम का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, कौन सा रेफ्रिजरेटर? तो अमोनियम का सेक्शन के लिए काम करते हैं। शीतलम प्राय द्रव्य या गैस दोनों होता है, दोनों होता है, द्रव और गैस दोनों होता है शीतलन। ठीक है,
और अधिकांश ऊष्मा चक्रों में परिस्थितक में भौतिक अवस्था बदली जाती है द्रव से गैस तथा पुनः गैस से द्रव में। परिस्थितक का काम ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आगे है 51 नंबर प्रश्न में, लोमे किसकी राजधानी है? लोमे, लोमे किसकी राजधानी, ये प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छी प्रश्न है। लोमे है जो किसकी राजधानी है? लोमे है जो आपको टैगो की राजधानी क्या है? लोमे, उफ, टैगो की राजधानी लोमे है। लोमे टैगो की राजधानी है। ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसको रुकिए, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। लोमे किसकी राजधानी है? तो लोमे है जो टैंगो, टैंगो की राजधानी क्या है? टोंगो की राजधानी लोम्बे है, लोम्बे टोंगो की राजधानी है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, हासिल हा, हालिस्का मूल रूप से खालिस्तान का समूह नृत्य है। हालिस्का है तो मूल रूप से कहाँ के समूह नृत्य है? हालिस्का क्या आंसर होगा? तो हालिस्का मूल रूप से कहाँ का लोक सामूहिक लोक नृत्य है हालिस्का? तो हालिस्का है जो मूल रूप से कहाँ का? गुजरात का सामूहिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें क्या है? इसमें है आपको कि हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक किसने लॉन्च किया है? एएमए बैंक किसने लॉन्च किया है? जो ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए है, यह लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है भारत का? तो यह बैंक लॉन्च करने वाला भारत के कौन सा राज्य है? ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों, उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। CAD किसकी, कैड किसकी सूचक है? कैड का किसकी सूचक है? कैड है जो आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? तो कौन सा खनिज अम्ल है, यह प्रश्न पूछा गया 60 नंबर प्रश्न में। तो खनिज अम्ल इसमें से कौन सा है? तो इसमें से यदि हम देखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक खनिज अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है। सिट्रिक अम्ल नींबू में और टाटरिक अम्ल इमली में पाया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 18 जुलाई, कब? 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्रिटिश राजघराने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे तो कोशिका में कोई काम होगा या नहीं होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया है का काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, यह प्रश्न पूछा है। तो भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है, भोजन का ऑक्सीजन के साथ जो मिक्सअप होता है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो कौन से स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक पूछा जा रहा है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण है सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक तो ध्रुव पर, ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है, ध्रुव पर, ठीक है। आप केंद्रक बल ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम करता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ध्रुव पर है गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 64 में अशोक के प्रस्तर स्तंभ है, खालिस्तान के प्रतीक है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ है जो किसके प्रसिद्ध है? तो यह जो है प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या है? प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संवैधानिक, यदि अशोक के बारे में देखें तो अशोक वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों में के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया करता था। अशोक बृहद शिलालेख साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे, ठीक है। तो अशोक था जो बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों यदि बताना शुरू कर देंगे। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है क्या? तो संवैधानिक उपचार ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सॉरी, संवैधानिक उपचार के अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, यह एक मौलिक अधिकार है।
ठीक है, अभी दे दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार किस प्रकार का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है आपको सोवियत संघर्ष वर्ष में टूट गया था। सोवियत संघर्ष है जो किस वर्ष टूट गया था, देखिए सोवियत संघर्ष है वर्ष 1991 में टूट गया था, 1991 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, वर्ष 1991 में सोवियत संघर्ष टूट गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सारगैसो सागर का एक हिस्सा है। सारगैसो है एक, तो कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सोवियत संघर्ष वर्ष में टूट गया, कब टूट गया, तो वर्ष 1991 में सोवियत संघर्ष टूट गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 68 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 69 में सारगासो सागर का एक हिस्सा है। तो सारगासो सागर है जो आपका किसका हिस्सा है, सारगासो सागर कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में के मध्य में पाया जाता है सारगासो सागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक सरगासो सागर है जो उत्तरी अटलांटिक के मध्य में पाया जाता है। जो सरगासो सागर एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसका कोई भी तटरेखा नहीं है। ठीक है, कोई भी तटरेखा नहीं है। और उत्तरी अटलांटिक धारा, खाड़ी धारा और खाड़ी धारा, उत्तरी अटलांटिक, मध्य रेखीय धारा और कैनरी धारा, इसकी धाराएं हैं। सरगासो सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा क्षेत्र है जो 4 धाराओं से घिरा हुआ है। एक महासागरीय कुंडल जिसे गेयर कहते हैं, गेयर से बना हुआ है। सगरसुम समुद्री शैवाल के कारण इस सागर का नाम सरगासो सागर रखा गया है। सरगासो सागर एक ऐसा सागर है जिसका कोई भी तटरेखा नहीं है। और इसका सरगासो क्यों रखा गया है, उस समुद्र में या उस पाट में सारगैसो यानी किसका सारगसुम समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, जिसके नाम पर ही उसे सारगैसो सागर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये तो आपका रीजनिंग है, हम लोग आगे चलेंगे। आगे है ये भी रीजनिंग है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीके, 2-3 जीके हैं, देखेंगे हम लोग। इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती मुख्य शिष्य थे, किसके शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो किसके शिष्य थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन शिष्य थे, तो जो मुख्य रूप से, तो निजामुद्दीन औलिया था मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया, जिसका मुख्य केंद्र कहाँ था, अजमेर में। अजमेर में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत उसका मुख्य केंद्र था। और इनके मुख्य जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया थे, जबकि अन्य शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती के अन्य शिष्य कौन थे, बाबा फरीद थे, बख्तियार काकी थे, बरहानुद्दीन गरीब थे। ये सब कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और उसमें से सबसे पसंदीदा जिसे बोल सकते हैं हम लोग या प्रमुख शिष्य बोल सकते हैं, वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 73 में, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, घनत्व सबसे कम किस ग्रह का होता है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शनि ग्रह का घनत्व होता है सबसे कम होता है दोस्तों, और शनि ग्रह है जिसमें छल्लेकार पाया जाता है, 7 वलयों से घिरा हुआ है शनि ग्रह। ठीक है, और सौर मंडल का दूसरी सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। सौर मंडल का दूसरी सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि ग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पूरे सौर मंडल में इसका घनत्व सबसे कम होता है, शनि ग्रह का पूरे सौर मंडल में घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 74 में आपको रीजनिंग मिलेगा। 75 में हम लोग चलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार लोकतंत्र है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार लोकतंत्र है, यह प्रश्न पूछा है। तो यह जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है किस प्रकार के लोकतंत्र को, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पूछते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें आपको भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को लिए है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो मैं आपको 3-4 मौलिक अधिकार बताऊंगा, 15, 16, 19, 29, 30, ये आप याद कर लीजिएगा जो केवल भारतीयों के लिए है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो 15, 16 देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कहा है कौन विदेशियों के लिए नहीं है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में आता है। तो मौलिक अधिकार ये नहीं है विदेशियों के लिए, एक हो गया। दूसरा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता कौन आता है, तो कानून के समक्ष समानता होता है
ये भी मौलिक अधिकार है जो विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता, सॉरी, कानून के समक्ष समानता विदेशियों के लिए है। जाति वंश मूल के वाला जो है 15 में आता है, जाति वंश मूल, वो विदेशियों के लिए नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता विदेशियों के लिए जो 14 में आता है, ये है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी विदेशियों के लिए नहीं है। और जीवन और स्वतंत्रता का सुरक्षा, ये अनुच्छेद 21 में आता है, ये भी विदेशियों के लिए है। कौन कौन नहीं है विदेशियों के लिए? तो 1 और 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1 और 3 विदेशियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये 4 जरूर याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। 79 में चलते हैं। इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? भारत का कौन सा चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है इनमें से? यदि हम देखें तो चाय उत्पादक क्षेत्र इसमें से कौन नहीं है? देखिए, असम हिल्स चाय उत्पादक क्षेत्र में आता है भारत में। दार्जिलिंग हिल्स चाय उत्पादक क्षेत्र में आता है। नीलगिरी की पहाड़ी चाय उत्पादक क्षेत्र में आता है। कौन नहीं है? कश्मीर घाटी चाय उत्पादन के क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों। कश्मीर घाटी में चाय उत्पादक नहीं होता है। इसमें कश्मीर घाटी में सेब यानी फलों का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा। चाय उत्पादन के लिए 1500 से 300 क्या सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मौसम? तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान वहाँ होना चाहिए, तो वहाँ चाय उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऐसा कश्मीर में नहीं है, कश्मीर घाटी में नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है, इसमें क्या है 80 नंबर 81 में इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौलिक अधिकार है? प्रत्येक भवनों पर पहले ये अधिकार नहीं दिया गया था कि आप अपने घर पर क्या राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आप उसे फहरा सकते हैं। तो कौन से अधिकार के? तो अभिव्यक्ति के अधिकार, वो जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार है उसके अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है आपको 83 में, लाल गुड़ी जयरामन किस वाद्य यंत्र के लिए के प्रसिद्ध वादक है? लाल गुड़ी जयरामन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो 4 वाद्य दिया गया है, इसमें से ये जो है आपको वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लाल गुड़ी जयरामन वायलिन वादक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, घड़ी का क्या होगा? एक दोलन करते हुए पेंडुलम घड़ी है, उस घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? तो जानते हैं कि वो घड़ी क्या होगा? चंद्रमा पर जाते ही वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस स्थान पर है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है जो आपको हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। और हरियाणा गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसको बोलते हैं, वहाँ पड़ता है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। यही एक पक्षी अभयारण्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 87 में टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? देखिए, टिंडल प्रभाव है जो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन का होता है क्योंकि प्रकाश का जो किरण है एक कोलाइड से होकर गुजरती है, और अलग अलग निलंबन कण बिखरे हुए हैं और प्रकाश को प्रतिबिंबित करते रहते हैं, जिसे किरणों का दृश्य देते हैं। प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति और कणों के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के प्रकीर्णन पर टिंडल प्रभाव काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें भारत के ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति क्या है? तो भारत में एक ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति वो क्या होता है? वो कैसी संस्था है पंचायत समिति? तो पंचायत समिति है जो ब्लॉक स्तर पर होता है, वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में इसमें है, आगे है 91 नंबर प्रश्न में, भारत की जनसंख्या या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 2011 के अनुसार जनसंख्या भारत में बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात है आपको कितना? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। लिंगानुपात पूरा पूछ रहा है बिहार राज्य में लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंगानुपात को प्रतिवर्ष 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या में रूप में परिभाषित किया जाता है। 1000 पुरुष पर कितने महिला हैं उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कितना है? तो 918 है हमारे देश में, हमारे बिहार में 0 से 6 वर्ष आयु वाले। बाल लिंगानुपात हो गया, महिला और पुरुष लिंगानुपात। ठीक है,
और 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 927 है भारत में। और 2011 की जनगणना में घटकर कितना हो गया? 2001 में 927 था और घटकर 918 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली बार हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहली बार अगली क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ये वस्तुकला आर्किटेक्चर की कलमकारी तकनीकी पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पेट्रा ड्यूरा है जो कलमकारी जो हुई थी वो किस स्मारक में हुई है? सबसे पहले तो यह जो है कलमकारी जो हुई थी पेट्रा ड्यूरा वो आपको ताजमहल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है पेट्रा ड्यूरा हो गया भारत में। भारत के संविधान एक है कथन है, कौन सही कौन गलत है? भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है। और कथन आर कह रहा है भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में कहा गया है। यदि हम देखें तो क्या आंसर होगा? कथन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में प्रत्येक राज्य में राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि भारत के प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय विद्यमान नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसके 2 राज्यों को मिला करके, जैसे पंजाब और हरियाणा, दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़। तो इस तरह के ऐसे बहुत से राज्य हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए गलत है और कथन नंबर कारण कथन गलत है और कारण सही क्या है? भारत के संविधान के प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु है नहीं, जबकि कथन कह रहा है, तो इसलिए कथन गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है अरुषा, ये तो रीजनिंग है, हम लोग देखते हैं, रीजनिंग को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? समलैंगिक विवाह करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, इसके बारे में पूछा है। तो वह देश कौन है? नेपाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये भी रीजनिंग है, आगे हम लोग देखें। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? यदि अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में देखें तो कौन है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें नहीं है ऑप्शन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ये भी रीजनिंग है, आगे हम लोग देखते हैं। ये आपको 3 में से एक चुनना है, अलग है। भेड़ा, भेड़ के बच्चा को मेमना कहते हैं और गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गई कहानी खत्म, आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। सुमित्रा को याद है, ये भी गलत है, ये भी हम लोग रीजनिंग में देखेंगे। तो 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 112 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, अभी हमने पढ़ा था अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, आज के नाम से जाना जाता है। तो आप हमने ऊपर में पढ़ा था अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के बारे में, आज उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? आज उसे हम लोग इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में जो अपने प्राण गंवा दिए थे सैनिक लोग, वीर सैनिक, उन लोग को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया था और आज हम लोग उस स्मारक को इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है और इसका निर्माण एडविन लुटियस ने किया था दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं, इसमें दिया गया है 112 से 113 नंबर प्रश्न में, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत का दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी है गुजरात के किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया है। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी जो है आपको गुजरात के कौन सा जिले में है? दांडी नवसारी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नवसारी जिले में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया रीजनिंग है, इस पे भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम हाशिए पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान क्या होगा? तो भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिम हाशिए पर स्थित है। पश्चिम हाशिए पर स्थित है, कौन सा भारतीय रेगिस्तान पश्चिम हाशिए पर है? तो वह अरावली की पहाड़ियाँ, भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ के पश्चिम हाशिए पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? वेल एक प्रकार का स्तनधारी जीव है दोस्तों, वैसे हम लोग मछली ही कहते हैं। उसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो उसके दिलों में जो चैम्बर होते हैं उसकी संख्या 4 होती है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जैसे मनुष्यों के दिलों में चार होती है, उसी प्रकार बेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्तनपायी जंतु है बेल, सिनेवार का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सिनेवार का जो रासायनिक सूत्र है HGS है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। HGS सिनेवार का रासायनिक सूत्र है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? वह यह जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न था वो 122 नंबर प्रश्न में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राम रोजगार सृजन कार्यक्रम में शुरू किया गया था। ग्राम रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में ग्राम रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1 अप्रैल 1995 में सृजन किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें मैथ है, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इस लेखक का नाम क्या है? इस लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया एक सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति द्वारा गुण किए गए बल के बराबर होती है। तो किसका परिभाषा है? किस बल के बराबर होती है? यह जो है किसके कारण होती है? वेग के द्वारा गुण किए गए बल के बराबर होती है। एक सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति वेग द्वारा गुना किए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में लूसी नामक बोली बोली जाती है? तो लूसी नामक बोली बोली जाती है किस राज्य में? तो वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम में लूसी नामक बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 129 में विकल्प में से विषम को चुने। बल्ला, अंपायर, गिली, स्टंप। तो देखिए ये सब बल्ला, अंपायर, गिली, स्टंप ही हैं। अंपायर क्या हो गया? वो क्रिकेट से हैं। अंपायर इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन मतलब अलग होगा? अंपायर। ये रीजनिंग सम का है दोस्तों, फिर भी हम लोग देखने चलिए आगे देखते हैं। फिर 131 की ओर। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। निकोलो कांटी था जो भारत में किस विजयनगर साम्राज्य के शासक के समय आया था? तो यह जो था निकोलो कांटी आपको देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी जो कहाँ का रहने वाला था? इटली के रहने वाला यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय में आया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, देवराय प्रथम। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 134 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी? भारत के जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? वह था वर्ष 1951 से था। तो किस स्थापना की? 1950 में। वर्ष 1950 में भारत की योजना को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, कब? 1950 में। भारत सरकार की एक संस्था थी, इसे भारत की पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार की सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये कब? 1950 में भारत योजना आयोग शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है बिहार समाजवादी पार्टी वर्ष 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी वर्ष 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कौन? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ड्यूस शब्द से संबंधित है। ड्यूस है जो किससे संबंधित है? ड्यूस नामक शब्द है जो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ड्यूस शब्द है जो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में सब रीजनिंग है और हम लोग आगे देख लेते हैं। 142 में हम लोग के काम का चीज़ है। 42 में सभी काम की चीज़ है दोस्तों, लेकिन हम केवल जीके कवर कर रहे हैं। तो 142 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति खालिस्तान के बाद भारत के क्षेत्र में से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया है उसे भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। किसके बाद? किस समय के बाद? तो जब देखिए अनुच्छेद 7 में लिखा गया कोई भी व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में चला गया है, शामिल हो गया है, उसे भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 7 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 7 में यह किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और वो अनुच्छेद 1 से लेकर के कितना तक? अनुच्छेद 2 से लेकर के 10 तक क्या है? 11 तक
तो 12 से 35 उधर हो गया, 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है बिहार। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था बिहार में, वो किससे संबंधित है? तो वह जो है प्रहार है, वो ऑपरेशन प्रहार बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था, प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शराबबंदी इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट 144 में उड़ीसा में व्रिंगा क्या है? तो उड़ीसा में व्रिंगा क्या है? व्रिंगा नाम कोई स्थान है, वो क्या है उड़ीसा में? तो वह है आबादी। वो क्या है व्रिंगा? तो झूम कृषि, स्पेशल एंड वन कृषि का एक स्थानीय नाम है। उड़ीसा में झूम कृषि को क्या कहते हैं? व्रिंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी के जो नजदीक में स्थित पहाड़ियां हैं उसका नाम क्या है? इलायची की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। कन्याकुमारी के नजदीक पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, इलायची की पहाड़ी। अनुच्छेद 147 में द्वारिगारा के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंगानुपात में सबसे कम है? तो कौन सा लिंगानुपात में सबसे कम है? तो वह है आपको दमन व दीव लिंगानुपात में सबसे कम है। दमन व दीव है जो लिंगानुपात में सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा और लास्ट भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। इसमें दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। तो न्यूट्रॉन है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन है नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? तो यह जो है कैडमियम या बोरॉन का, इसलिए नहीं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन है किसके लिए किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वह न्यूट्रॉन किसका क्षण होता है? कैडमियम और बोरॉन के क्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कैडमियम या बोरॉन के क्षण पाए जाते हैं जो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करते हैं नियंत्रक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। इधर रीजनिंग है, इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों, यदि आप लोग को इससे सीखने के लिए मिला हो और मेरे वीडियो पसंद आता हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और सबसे जरूरी काम, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोगों के पास पहुंच सके और अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।